नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों ने नोट्स भी अच्छे से बना लिए होंगे। तो जैसा कि ये हम लोग का पर्यावरण शिक्षण चल रहा है जिसमें हमारा एक वीडियो हो चुका है। ये लगभग 36 या 37 नंबर का वीडियो है। इसके पहले 30-35 वीडियो हो चुके हैं। पहले आप उसको कंप्लीट देख लीजिए। अगर जो भी इस वीडियो पर भी पहली बार आज नए आए होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जो भी इस वीडियो पहली बार नए हैं और पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, तभी ये और भी बेहतर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवार क्या होता है। कल हमने पढ़ लिया पर्यावरण क्या है, पर्यावरण शिक्षण क्या है। ये हमने औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक के बारे में बात किया था। उसके उद्देश्य के बारे में आज बात करेंगे। शिक्षा क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है, इन सब के बारे में कल हमने कंप्लीट बात कर ली है। तो आज हमारा होने वाला है परिवार क्या है। परिवार देखिए, परिवार क्या होता है भैया। परिवार में माता पिता, विवाहित और अविवाहित बच्चे, अन्य सदस्य अधिकारों एवं कर्तव्यों से जुड़े हों, उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, परिवार। परिवार का सेंस ये भैया कि परिवार जो होता है, ध्यान दीजिएगा, परिवार में क्या होते हैं, विवाहित बच्चे होते, विवाहित माता पिता, विवाहित अविवाहित बच्चे होते हैं। उसमें क्या होता है, उनका कुछ अपना कर्तव्य होता है और उनका अपना मूल्य होता है, उनका अपनी एक जगह होती है और वो अपने किसी न किसी तरीके से आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं। वही क्या कहलाता है, हमारा परिवार। और परिवार दो तरीके से होता है, एक होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार। तो परिवार में क्या होता है पहले देख लीजिए। प्रथम स्कूल अगर पूछे बालक का प्रथम स्कूल क्या है, तो परिवार। प्रथम सामाजिक पाठ कहाँ से पढ़ता है, परिवार से पढ़ता है। प्रथम गुरु कौन है, उसकी माँ है। और प्रथम स्कूल या प्रथम या पूर्व विद्यालय कहे या प्रथम स्कूल कहे, प्रथम स्कूल परिवार से, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। प्रथम स्कूल या पूर्व विद्यालय या पूर्व शिक्षा का केंद्र, ये जितनी भी सारी चीज़ें सब क्या होगा, हमारा परिवार। प्रथम स्कूल परिवार, प्रथम शिक्षिका उसकी माँ, पूर्व विद्यालय भी उसका क्या होगा, परिवार होगा। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये याद करने वाली चीज़ें। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसको। अगला कह रहा है संयुक्त परिवार। परिवार दो तरीके से, एक एकल होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार में क्या होता है कि विवाहित, संयुक्त परिवार में विवाहित और अविवाहित दोनों बच्चे होते हैं। माता पिता, विवाहित और अविवाहित बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, ये सभी लोग जिसमें होते हैं उसे क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। और एकल परिवार क्या होता है, बस माता पिता और अविवाहित बच्चे। माता पिता अविवाहित बच्चे एकल परिवार, संयुक्त परिवार में सभी लोग आ जाएंगे। देखिए, माता पिता विवाहित एवं अविवाहित दोनों बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, आय और संपत्ति में एक दूसरे से जुड़े हों, एक छत के नीचे निवास करते हों, वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब वो आय, जो भी संपत्ति है उसमें क्या हो, उनकी हिस्सेदारी होगी और वो एक ही छत के नीचे रहते हों, उसे क्या कहेंगे, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होती है। अब जो संयुक्त परिवार के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, एकल परिवार के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें एकल परिवार में क्या दोष है, संयुक्त परिवार में क्या दोष है, उसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। विशेषता में कह रहा है कि परिवार परंपराओं की रक्षा। ये जो संयुक्त परिवार की विशेषता है, कह रहा है पारिवारिक परंपराओं की रक्षा, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आ रही हैं उसकी क्या करता है और रक्षा करता है, कौन, संयुक्त परिवार। दादा का ख्याल, दादी का ख्याल, वो एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को क्या करता है, ख्याल रखते चलता है, उसकी रक्षा करता है। धन का समान वितरण, मतलब इसमें धन समान होता है। बालक का सामाजिक विकास उपयुक्त परिवार, मतलब बालक का जो सामाजिक विकास होता है वो बहुत बेहतर ढंग से हो जाता है, उपयुक्त तरीके से किया जाता है। बालक का जो ज़्यादा, जो बालक होते हैं ना, जो बच्चे बोलने में तेज तराक होते हैं, जो तेज तराक बच्चे होते हैं किससे आते हैं, संयुक्त परिवार के बच्चे क्या होते हैं, तेज तराक होते हैं, जबकि एकल परिवार के बच्चे तेज तराक नहीं होते हैं। संयुक्त परिवार के बच्चे शारीरिक रूप से तो भले दुर्बल होते हैं लेकिन मानसिक रूप से वो मजबूत होते हैं, और एकल परिवार के बच्चे क्या होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं क्योंकि खान पान में अच्छे से उनका देख रेख किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उचित व्यवस्था होती है। और जो संयुक्त परिवार है वहाँ थोड़ा ज़्यादा लोग होते हैं तो खान पान में थोड़ी दिक्कत होती है। तो हम ये कहेंगे कि एकल परिवार में शारीरिक रूप से अच्छे होते हैं बालक, संयुक्त परिवार में
मानसिक रूप से अच्छे होते हैं। वो इसलिए अच्छे होते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलता है क्या करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, अंतःक्रिया करने के लिए, जिससे उनका भाषा क्या होता है, मजबूत होता है। उनकी भाषा पे क्या होती है, पकड़ बनती है। आइए, इसके दोष क्या है। इसमें झगड़ा बहुत होता है। जो संयुक्त परिवार में झगड़ा, झंझट, मार झगड़ा और ये अलगाव बिलगाव बहुत सारे इसमें होते हैं। तो कह सकते हैं कलह, द्वेष की भावना, कठोर नियंत्रण, सदस्यों में आलस आना। अब जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं ना, जहाँ संयुक्त परिवार तो 2 लोग काम करते रहते हैं, 2 लोग कहीं आराम करते रहते हैं, 4 लोग कहीं काम कर रहे हैं तो 1 लोग कहीं ना कहीं आराम कर रहे हैं, तो इसमें आलस की भावना आती है, इसका दोष है। अब एकल परिवार उन्होंने बता दिया, माता पिता होते हैं और अविवाहित बच्चे होते हैं, ये बातें समझ में आ गई। गुण क्या है, जो एकल परिवार गुण है, ये गृह संचालन में स्वतंत्रता होती है। गृह संचालन मतलब इसमें ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है, इसमें खान पान की व्यवस्था अच्छी होती है। एकल परिवार में लोग संतुष्ट होते हैं, इसमें झगड़ा झंझट और बहसबाजी वाला इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें बालक क्या स्वतंत्र रूप से रहता है, लेकिन इसमें इसका क्या मानसिक पक्ष कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि इसमें बात करने के लिए और सामाजिक ज्ञान भी इसमें कम हो, क्योंकि ज़्यादा लोग रहते नहीं फैमिली में, तो किससे बात करें किससे ना करें। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। परिवार 2 तरीके से, एक एकल परिवार, एक संयुक्त परिवार। एकल परिवार जो होता है शारीरिक रूप से बालक उसमें अच्छे होता है, लेकिन मानसिक रूप से उतने तेज तराक नहीं होते, हम कह सकते हैं वो भाषा के आधार पर। और संयुक्त परिवार में दोष ये है कि इसमें झगड़ा बहस ये चीज़ें होती रहती हैं। और संयुक्त परिवार एकल परिवार आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसके बारे में आप लोग खुद अपना सोच सकते हैं कि आसपास के पड़ोस में कुछ एकल परिवार है, कुछ संयुक्त परिवार में, तो कैसे लोग रहते हैं, इतना तो आप लोग जाने जाएंगे। अब आते हैं पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षण के 5 उद्देश्य हैं, ठीक है। पर्यावरण शिक्षण के 5 उद्देश्य हैं। पहला एनसीएफ है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण से जोड़ना। स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण से जोड़ना। स्कूली जीवन क्या होता है भैया, स्कूली जीवन नहीं होता है जो हम ये कह सकते हैं जो अधिगम होता है, अधिगम कर सकते हैं, औपचारिक कर लीजिए। जो औपचारिक शिक्षा होती है उसी को ही अधिगम कहते हैं। और अधिगम में एक निश्चित समय, निश्चित विषय वस्तु, निश्चित अध्यापक, ये सारी चीज़ें निश्चित होती है, कन्फर्म होती है। तो स्कूली जीवन का मतलब जो किताब में दिया गया है, जो किताबी ज्ञान हो या सैद्धांतिक हो या 4 दीवारी के अंदर जो ज्ञान दिया जाए, वो क्या कहलाएगा हमारा स्कूली जीवन। स्कूली जीवन को बाह्य वातावरण से जोड़ना, जो उसके आसपास के पर्यावरण उनसे जोड़ के पढ़ाना। एनसीएफ क्या कहता है कि बालक को केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रखना है, जो किताबों में दिया गया है उसको उसके बाहरी या उसको बाहरी वातावरण या उसके जीवन से जोड़ के उसे क्या करना है, शिक्षा आपको देनी है। और वह वातावरण क्या होता है, हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान हमारा कहाँ का होता है भैया, अपने परिवेश का होता है। हमारा परिवेश कहाँ का होता है, जहाँ पास पड़ोस परिवार समुदाय समाज, ये हमारा क्या होता है, पूर्व ज्ञान होता है, जहाँ से हम आते हैं। विद्यालय जब बालक आता है तो उसके पास पूर्व ज्ञान होता है। वो पूर्व ज्ञान कहाँ का होता है, उस अपने परिवेश का या उसके परिवेश का होता है। और उसका परिवेश कहाँ है, उसके पास पड़ोस परिवार समाज समुदाय, जो भी उसके आसपास के लोग हैं, वो वहाँ की संस्कृति भाषा सारी चीज़ें वो सीख के आता है। तो उसको जो है बालक को जो भी चीज़ें आप किताब में पढ़ाएंगे उसके बाह्य वातावरण से जोड़ के पढ़ाएंगे, उसके आसपास जो चीज़ें उससे जोड़ के पढ़ाएंगे। जैसे हमने कल बात किया अभी कि बालक को कुत्ता बिल्ली गाय भैंस के बारे में बताना है तो कैसे बताएंगे, हमने कल बात किया। और आम अमरूद केला सेव जैसे बालक के अंदर समझ विकसित करनी है, ज्ञानात्मक भावनात्मक सामाजिक आर्थिक इस पक्ष को मजबूत करना है, तो पहले ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत कीजिए, जो चीज़ें वो स्मृति स्तर में कर सके, जो चीज़ें उसे याद है उसके सहारे से उसके अंदर आप समझ विकसित करिए। बात समझ में आई। तो ये सारी चीज़ें कल हो चुकी थी, तो बात समझ में आ गया। ये पहला हमारा है 5 उद्देश्य में हमारा पहला है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो स्कूली जीवन है, जो किताबी ज्ञान है, उसको उसके बाहरी वातावरण से जोड़ के पढ़ाना जाना चाहिए। जो भी उसका स्कूल में जो भी किताबें इन्वायरमेंट की चल रही, जो भी ईवीएस की बुक है, पर्यावरण किताब है, जो भी उस किताब में दिया गया उस बालक के पर्यावरण से जोड़ के उस किताब के बारे में आप बताइए, उस किताब में जो चीज़ें समाहित हैं उसके बारे में उसको जानकारी दीजिए। और बालक के लिए पर्यावरण कैसे लाभदायक है, कैसे हानिकारक है, इससे कैसे बचा जाए, इसको नुकसान पहुंचाना है या नहीं पहुंचाना है, इन सारी चीज़ों को जागृत करने के लिए बालक के अंदर समझ विकसित आपको करनी है पर्यावरण के माध्यम से। आइए आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया एनसीएफ 2005। और 4 और देख लेते हैं इसका क्या है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, दूसरा हमारा है बालक में रुचि जिज्ञासा और कल्पना का विकास कराना। फिर उसके बाद है संवेदनशीलता का विकास कराना। उसके बाद है अनुकूल मनोवृत्तियों का विकास।
और पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करना। इसको बारी बारी करके ध्यान समझते जाइएगा, क्वेश्चन यही से बहुत सारा बनता है भैया, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बालक में रुचि, जिज्ञासा और कल्पना का विकास कराना। अभी पहला था पर्यावरण के प्रति क्या करना, पर्यावरण से जोड़ के क्या करना, उसको ज्ञान देना है। अब किसी बालक के अंदर अगर रुचि ना हो, अगर बालक के अंदर पढ़ने की रुचि ना हो, तो आप कितना भी कोशिश कर लिए वो पढ़ने वाला नहीं है। उसके अंदर जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा, जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा, इसको नोट कर लीजिए। जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। तो बालक के अंदर आपको जब भी आप शिक्षण, जब भी आप पढ़ा रहे हैं बालक को, तो आपको पहले उसके अंदर देखना है कि रुचि है कि नहीं। अगर रुचि नहीं है तो पहले आप बालक के अंदर क्या करेंगे, रुचि पैदा करेंगे, उसके अंदर जानने की इच्छा पैदा करेंगे, तो उसे क्या करेंगे, मजबूर करेंगे कल्पना करने पे। तो बालक के सामने एक ऐसा समस्यात्मक वातावरण आपको तैयार करना है, एक ऐसा समस्यात्मक वातावरण तैयार करना है कि जिससे वो कल्पना करने पे क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। तो आपको एक ऐसा माहौल पैदा करना है, और वो माहौल उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर होना। जो भी आप इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं, एक समस्यात्मक वातावरण जो भी आप पैदा कर रहे हैं, उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। अगर जो भी समस्या है अगर बालक के पूर्व ज्ञान से जुड़ी है, तब तो उसमें वो क्या करेगा, सुनने में रुचि जताएगा। क्या करेगा, सुनने में रुचि जताएगा। आप जब सुनने में रुचि जगाएगा, तो आप जैसे उसको स्टोरी सुनाते सुनाते या वो क्वेश्चन इस तरह से तैयार करना है कि बीच में कहीं ना कहीं आप उसको क्या करना है, ब्रेक दे देना है। जब आप बीच में ब्रेक देंगे तो उसके अंदर एक इच्छा जागृत होगी जानने की, आखिर ये है क्या, इसके आगे क्या हो सकता है। तब उस धीरे धीरे कल्पना करना स्टार्ट करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए कि हम लोग जैसे कभी भी अगर मूवी देखते हैं, क्या करते हैं भैया, मूवी देखते हैं। अगर हम जब भी अपना यूट्यूब ऑन करते हैं, तो यूट्यूब ऑन करते ही जैसे मूवी हम सर्च करते हैं तो बहुत सारी मूवी आती है ना मूवी। लेकिन मूवी हम उसी का देखना पसंद करते हैं, मूवी हम उसी का देखना पसंद करते हैं जिसको हम जानते हैं पहले से। ज़्यादातर कोशिश हमारी यही रहती है ना, जिस हीरो को हम जानते हैं या जिस हीरोइन को जानते हैं उसी का मूवी सर्च करते हैं हम। तो बालक के अंदर, बालक के सामने जो भी आप समस्या रख रहे हैं उसके पूर्व ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। तो आप मूवी भी देख रहे हैं भैया, तो आपके जो पूर्व ज्ञान से जुड़ा है, जो जिस हीरो या हीरोइन से आप परिचित हैं, उसका मूवी आप क्या करेंगे, देखना चाहेंगे। चलिए, पूर्व ज्ञान से जुड़ा था, पहला स्टेप पार हो गया, पूर्व ज्ञान से जुड़ा है। आप जैसे ही मान लीजिए किसी हीरो या कोई भी मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते देखते आप टीवी मूवी देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं या मोबाइल में देख रहे हैं, तो देखते देखते क्या होता है कि किसी, जैसे होता है ना, नेट खत्म हो गया मान लीजिए, जैसे ही स्टोरी आई इंटरेस्टिंग, तो क्या हुआ, लाइट कट गई या नेट खत्म हो गया, तो क्या होगा, वहीं पर मूवी हमारी रुक जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे अंदर एक इच्छा होती है कि इसके बाद क्या हुआ होगा, इच्छा होती है जानने की ना, कि इंटरनेट कहीं से मिल जाए या लाइट आ जाए तो हम देख लें इसके बाद क्या होगा या क्या होने वाला या क्या हो सकता है। हमको अंदर से जानने की इच्छा होती है। हम 2 मिनट 3 मिनट इसी वेट में रहते हैं कि लाइट आ जाए या कहीं से नेट मिल जाए, मूवी को आगे कंटिन्यू करके देख लें। तो हमारे अंदर भी जानने की इच्छा होती है, पूर्व ज्ञान से जुड़ा था, हीरो हमारे पूर्व ज्ञान से जुड़ा था, इसलिए हमने उसकी मूवी देखी। उसकी मूवी आधे में ही रुक गई क्योंकि नेट खत्म हो गया। जब नेट खत्म हो गया तो हम अंदर से जानने की हमारी इच्छा होती है। तो जब वो चीज़ें हमको नेट नहीं मिल पाया, लाइट नहीं आ पाई, तो क्या करते हैं, हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कल्पना करते हैं कि जैसे फला मूवी में ऐसे ऐसे हुआ, तो इस मूवी में भी इसके बाद ये चीज़ें हुई होंगी। कल्पना करते हैं ना, इस मूवी में यहाँ तक आ गया तो इसके बाद ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसी तरह बालक के सामने भी आपको एक ऐसा समस्यात्मक वातावरण पैदा करना है जिससे वो सुनने में जताए रुचि, और उस कहानी, जो भी कहानी, ऐसी कहानी उसको सुनाइए जिसको सुनने में रुचि जताए, उस कहानी को बीच में ब्रेक कर दीजिए। तो उससे रिलेटेड जितनी भी कहानी, वो पहले तो कहानी आपसे पूछेगा बार बार, सर बताइए क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। आप नहीं बताएंगे तो फिर वो कल्पना करेगा कि दादी ऐसी स्टोरी बताई थी, पापा मम्मी ऐसे ऐसे बताए थे, इसके बाद ये चीज़ें हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो एक और छोटा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि मान लीजिए आप बालक से, अगर बालक रुचि नहीं पढ़ने में ले रहा है तो कह लीजिए चलिए मान लो बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक से आप बालक को बता दिए कि हम जो है कि बाइक से आ रहे थे
आपके स्कूल में, और बाइक हमारी काफ़ी तेज़ थी, बाइक हम तेज़ से चला रहे थे। तो बालक के अंदर बाइक से बालक परिचित है तो कहेगा हाँ हाँ सर बाइक चला रहे होंगे। बाइक हमने बहुत तेज़ी से चलाते चलाते आ रहा था मैं, तो स्पीड भी बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है, खिलौने के माध्यम देखेंगे, कार्टून के माध्यम से उनको स्पीड ज़्यादा पसंद है, तो धीरे धीरे सुनने में रुचि है। बाइक से परिचित है, स्पीड से परिचित है, आपसे परिचित हैं, इसलिए आपको सुनने में वो क्या जताएंगे, इंटरेस्ट लेंगे, रुचि जताएंगे। फिर आपने कहा कि एक अचानक से मोड़ आया और सामने से भी जिस स्पीड से मैं जा रहा था उसी स्पीड से सामने से भी गाड़ी एक आ रही थी और हम दोनों आमने सामने आ गए। अचानक से एक मोड़ पे हम दोनों अचानक से आमने सामने आ गए। और यहीं पे आप कहने के बाद आप अपनी स्टोरी को ब्रेक दीजिए। अब जैसे ही अपनी स्टोरी को ब्रेक देंगे तो बालक आपसे बार बार पूछेगा, तो उसके अंदर क्या आ गई, जिज्ञासा। वो रुचि तो पैदा कर ही लिए, अब उसके अंदर क्या आ गई, जिज्ञासा, जानने की इच्छा कि सर बताइए ना इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। आप कुछ देर नहीं बताएंगे तो वो करेगा कल्पना, कल्पना करेगा, या तो सर बाइक लेके खेत में उतर गए होंगे, या तो ट्रक वाला खेत में उतर गया होगा, यही होगा। अगर खेत में नहीं उतरे होंगे सर तो यहाँ तक तो आ नहीं सकते, या तो ट्रक पलट गया होगा, सर बच गए होंगे। तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पे बालक को क्या करता है, कल्पना करने लगते हैं कि क्या क्या हो सकता था या क्या क्या हुआ होगा, अगर आप नहीं बताएंगे तब। तो इसी तरह बालक को पढ़ाने से पहले आप क्या करना है, उसके अंदर रुचि पैदा करना है, जिज्ञासा पैदा करना है, तब इसके बाद क्या कल्पना शक्ति, जब उसके अंदर ये सारी चीज़ जागृत हो जाएंगी तब आपको उसको पढ़ाना है। तब वो चीज़ जो सीखेगा उसको थोड़ा सीखने में इंटरेस्ट आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान क्या करेगा, अर्जित करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान इंद्रियाँ उसकी एक्टिव रहेंगी उस टाइम। तो इसीलिए कहा जाता है सब दृश्य जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है इसका ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे बालक कुछ चीज़ें जो है आंखों से देख के और कुछ चीज़ें सुन के क्या करे, वो ग्रहण कर सके, अधिग्रहण अर्जन कर सके। तो इसलिए शिक्षण सहायक सामग्री में जो चीज़ें होती हैं श्रव्य दृश्य ज़्यादा यूज की जाती हैं। इसीलिए आज के डेट में देख लीजिए मोबाइल सुना भी जाता है, देखा भी जाता है, दो काम हो जाता है। तो आइए आगे, अगला कह रहा है संवेदनशीलता का विकास। अब बालक के अंदर क्या करना है, संवेदनशीलता बालक को पर्यावरण के प्रति जागरूक। संवेदन मतलब होता है, संवेदनशीलता मतलब जागरूक बता रहा है। तो जागरूक का मतलब होता है कि मान लीजिए आप जैसे होता है ना कि हम बहुत संवेदनशील हैं, दादा को लेके, पापा को लेके, मम्मी को लेके, ये होता है। अगला कह रहा है अनुकूल। अब संवेदनशीलता का मतलब हो गया बालक को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, कि पर्यावरण में जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखती हैं, इसके बारे में क्या करना है, बालक को क्या करना है, जागरूक करना है। कि पेड़ को काटना नहीं चाहिए, पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, बारिश के पानी को एकत्रित करके रखना चाहिए पीने के लिए। अगर पेड़ काटोगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। आप बालक को कहेंगे ना कि भैया हम जो सांस लेते हैं, हाँ सर जो सांस लेते हैं, अब सांस तो पता ही नहीं है, बालक को तो हवा पता है, तो कहोगे जो तुम हवा लेते हो, हाँ सर हवा लेते हैं। ये जो हम हवा लेते हैं ये पेड़ों से ही हमको मिलती है, पेड़ से ही हमें हवा मिलती है। वो कैसे, अगर हरे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। और ऑक्सीजन आएगी कहाँ से, जब पेड़ पौधे रहेंगे तब। और पेड़ पौधे आएंगे कहाँ से, जब मिट्टी और जल रहेगा तब। तो ऐसे करके सीक्वेंस वाइज बालक को क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ के आपको क्या करना है, उसके प्रति जागरूक करना है। तब वो पर्यावरण को बचाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेगा, अपने जीवन को बचाने की कोशिश करेगा। तो क्या करना है, पर्यावरण के प्रति क्या करना है, संवेदनशील बनाना है, कि जागरूक करना है कि पर्यावरण हमारे लिए उपयोगी है और इसको हानि नहीं पहुंचाना है, और इसको कैसे बचाया जाए लंबे समय तक के लिए, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। अगला क्या है, अगला क्या कह रहा है कि अनुकूल मनोवृत्तियों का विकास। अनुकूल का मतलब होता है के अनुसार, अनुकूल मतलब होता है के अनुसार। मनोवृत्तियों का विकास, मनोवृत्तियों मतलब होता है जो मूल व्यवहार होता है। क्या होता है, मूल व्यवहार। बालक के मूल व्यवहार को पर्यावरण के अनुसार करना। बालक जो हिंसक बालक होते हैं, मतलब बालक कई तरीके से होते हैं, अपना अलग अलग कैटेगरी सब बालक, मतलब जैसे इन्वायरमेंट पाते हैं उस हिसाब से वो ढल जाते हैं। तो ये कह रहा है कि बालक को जो है ना, कि बालक के जो मूल व्यवहार हैं, जो उसका कर्तव्य, जो उसका व्यवहार है, उसको पर्यावरण के अनुरूप करना है, पर्यावरण के अनुसार ढालना है, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है, पर्यावरण के प्रति उसको लगाव उत्पन्न करना है। पर्यावरण को बचाने के लिए उसके अंदर क्या करना है, एक ऐसी समझ विकसित करनी है जिससे वो पर्यावरण को बचाए।
इन सारे चीज़ों क्या कर रहा है, तो बालक के मूल व्यवहार को पर्यावरण के अनुसार करना। अगर वो पेड़ पौधा काट रहा है, अगर पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, फूल पत्तियों को, तो उसके प्रति क्या करना, आपको जागरूक करना है। जिससे क्या करें, जागरूक कब होगा, जब बताएंगे कि पेड़ पौधे कैसे हमारे लिए लाभदायक हैं, कैसे हानिकारक हैं। जो फल आते हैं वो पेड़ से ही आते हैं, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो फल नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे नहीं, खाएंगे तो हमारे अंदर विटामिन वगैरह फलाना चीज़ की कमी हो जाएगी, जिससे हम बीमार हो सकते हैं, मर भी सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ के सीक्वेंस वाइज एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि पर्यावरण कैसे हमारे लिए उपयोगी है। तो जो उसका मूल व्यवहार होगा, उसके मूल व्यवहार में चेंजेस कब आएगा, जब उसके अंदर ज्ञान अर्जित होगा। तो हमने बताया ना, अधिगम, जब बालक कोई चीज़ सीखता है तो उसके मूल व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। अगर चोरी कर रहा है तो वो चोरी कब करना छोड़ेगा, जब उस चोरी के बारे में आप बताएंगे तभी ना। अगर मान लीजिए अब उसका मूल व्यवहार उसका हो गया, मान लीजिए उसका मूल व्यवहार क्या है, चोरी करना है, मूल व्यवहार किसी का चोरी करना है। अब उसको क्या करना है, आपको चोरी छुड़वाना है, तो क्या करवाएंगे कि मान लीजिए अगर घर में बालक कभी छोटी छोटी चोरी कर रहा है, मिठाई चुरा रहा है, पॉकेट से पैसा चुरा रहा है, ऐसे चुराते चुराते बाहर आया गली मोहल्ले में, किसी का कोई सामान चुरा लिया, ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा चोर बन जाएगा। तो जिससे समाज के लिए भी और आपके लिए भी और फैमिली के लिए, समाज के लिए भी क्या होगा, वो नुकसानदायक होगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये करना होगा कि पहले जो छोटी छोटी चोरी करा तब तो उसे डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, समझाएंगे, बालक है तो आपको क्या करना है कि आप एक एग्जाम्पल अच्छा लीजिए कि जैसे घर में छोटी छोटी चोरी कर रहा है तो आप बाहर लेके आइए, उसको घर से बाहर लाइए। कोई मोहल्ले में कोई पकड़ा गया एक चोरी के माध्यम से, कोई मारपीट खा रहा है, फला ठिकाना, तो अब उसको दिखाइए, उससे परिचित करवाइए उसके कि अगर बेटा तुम भी चोरी करोगे, तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तो आइंदा आपकी बात चोरी नहीं करनी है। जो समाज में हो रही चीज़ें तो उसको जब दिखाएंगे, जब उससे परिचित होगा, जब उसको ज्ञान मिलेगा ना कि अगर मैं भी चोरी कर रहा हूँ, अगर काश मैं बड़ी चोरी करने लगा तो जैसे सामने वाले भाई साहब मार खा रहे हैं वैसे हम भी मार खाएंगे। उसके बाद भी अगर बालक चोरी करना नहीं छोड़ता है तो अब लेके जाइए पुलिस थाना जो है वहाँ पे ले जाइए, वहाँ परिचित करिए कि देखिए चोर जो होते हैं पकड़े जाते हैं, किस हिसाब से इनको रखा जाता है अंधेरी कोठरी में, कितने महीनों के लिए, कितने सालों के लिए रखा जाता है, कैसे इनकी धुलाई होती है, इससे परिचित करवाइए, तब तो छोड़ेगा। जब अधूरा ज्ञान रहेगा तो कहाँ छोड़ेगा। तो बालक के अंदर उसके मूल व्यवहार में अनुकूल क्या करा है, उसके मूल व्यवहार में अगर चेंजेस लाने हैं तो उसको ज्ञान कहीं ना कहीं से उसको अर्जित करवाना होगा और वैसा इन्वायरमेंट आपको देना होगा। अगर आपको आईएएस बनाना है, पीसीएस बनवाना है, अध्यापक बनाना है, तो वैसा आपके घर का माहौल होना चाहिए, वैसे आपके समाज के आसपास पड़ोस के परिवेश जो भी आसपास के लोग हैं वैसा माहौल होना चाहिए। घर में किताबें होनी चाहिए और ऐसे कुछ मोटिवेशनल बुक्स होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, तस्वीर होनी चाहिए, जिससे देख के बालक क्या प्रेरित हो अंदर से सीखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सब इन्वायरमेंट का असर है। अगर आप अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो बालक अच्छा होगा, अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, जैसा इन्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से वो ढल जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कुम्हार बर्तन को जैसे चाहे वैसे ढाल दे, तो कुम्हार के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बालक को क्या बनाना चाहते हैं। बाहरी कोई नहीं डिसाइड कर सकता। अगर गांव परिवार समाज सही नहीं है तो आप कहीं और लेके जाइए, अगर बालक के अगर चाहते हैं कि बालक का जीवन बेहतर हो तब। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। संवेदनशील मतलब आपको क्या करना है, जागरूक करना है। अनुकूल मनोवृत्तियों का विकास मतलब जो भी उसका मूल व्यवहार उसको क्या करना है, पर्यावरण के अनुरूप करना है, समाज के अनुरूप करना है, समाज के लिए लाभदायक हो, फला चीज़ें। अब कह रहे हैं पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करना। सरोकार का मतलब होता है लगाव, पर्यावरण के प्रति लगाव। अगर जिसके प्रति आपका लगाव रहेगा ना उसका ज़्यादा देखभाल करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप हमारे घर में दादा हैं चाहे माता जी हैं, कोई अगर बीमार है तो आपको क्या, अगर बीमार है तो उनका क्या करना, समय समय से उनको खाना देना, समय से उनको दवाई देना, कब उनको नहलाना है, कब उनको खाना देना है, कब उनको पानी देना है, कब उनको टहलाना है। इन सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखते हुए जो कार्य हम करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, देखभाल करना। ये हमारा क्या होता है, लगाव। अगर जिसका हम देखभाल कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, लगाव। लगाव मतलब हो गया सरोकार उत्पन्न करना। तो इसी तरह बालक को भी बताना है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण के प्रति बालक का लगाव उत्पन्न करना है आपको कि अगर बेटा तुम इसको पानी दोगे पौधे को तो ये तुमको फल देगा जो तुम खा सकते हो, और ये तुम्हें ऑक्सीजन देगा जिससे क्या है तुम सांस जो लेते हो, जो हवा तुम लेते हो ये इसी पेड़ से मिलता है। इसलिए तुमको क्या है सुबह उठ के शाम को पानी देना चाहिए। इसकी जो पत्तियां जो खराब हो गई उसको तोड़ के निकाल दो, जो डाली खराब हुई उसे तोड़ के निकाल दो।
तो ऐसे बालक को क्या करेंगे, आपको पर्यावरण के जो भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं ये इसके लिए कैसे उपयोगी हैं, कैसे यूजफुल हैं, इसके बारे में अगर आप बताएंगे तभी जाके बालक क्या करेगा, उसके प्रति वो प्रतिक्रिया करेगा, उसके प्रति उसका लगाव उत्पन्न होगा, सरोकार करेगा। तो 5E का मतलब समझ में आ गया कि एनसीएफ पहला कहता है कि जो किताबी ज्ञान है उसको बाहरी वातावरण से जोड़ना। दूसरा कह रहा है कि आप तो उसके बाहरी वातावरण से जोड़ दिए, अब बाहरी वातावरण को जोड़ के आपको उसके अंदर रुचि, जिज्ञासा और कल्पना शक्ति पैदा करनी है। अब उसके अंदर रुचि होगी, कल्पना होगी, जिज्ञासा, ये सारी चीज़ डेवलप हो गई, तो अब आपको बताना है भैया कि इसके प्रति आपको जागरूक करना है कि आपके लिए कैसे लाभदायक है, कैसे हानिकारक है, इसका कैसे आप क्या करेंगे, इसका कैसे आप बचाव करेंगे, और आपका जो मूल व्यवहार है उसे आपको चेंज करना है। और किसके अनुसार करना है, पर्यावरण के अनुसार करना है, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तभी जीवन संभव है, अगर पर्यावरण नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। आप चाहे जो भी चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें, आप जैसे आप चौकी पे सो रहे हो, बेड पे सो रहे हो, बेड कहाँ से आया, लकड़ी से आया, लकड़ी कहाँ से आया, पेड़ से आया, पेड़ कहाँ से आया भैया, मिट्टी और जल, सूर्य के प्रकाश से आया। तो ऐसे करके समझाएंगे तब वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। डायरेक्ट उसे बेड दिखाएंगे तो बेड को, आप बेड को बेड ही बोलेगा। अगर बेड को अगर आप बताएंगे ये लकड़ी से बनता है और लकड़ी कहाँ से आती है, तब वो पर्यावरण को बचाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो एनसीएफ कहता है कि बालक को जो भी ज्ञान देना जाना चाहिए उसके पर्यावरण से जोड़ के उसके पूर्व ज्ञान के आधार पे देना चाहिए, और पर्यावरण कैसे उसके लिए लाभदायक है इसके बारे में आपको शिक्षा देनी है। तो 3, 4, 5 ये बुक भैया आपको बढ़िया से पढ़ना है, वहाँ से 15 नंबर का सीटेट का आने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये बातें समझ में आ गई होंगी। हमने पढ़ा एकल परिवार, संयुक्त परिवार, और ये 5 चीज़ें हमने पढ़ ली। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।